क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में दे रखा है क्लासिफिकेशन बाय नेचर और एलिमेंट, बाय फंक्शंस, बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, बाय चेंजेस इन एक्टिविटी, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मलिटी, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड, टाइम। तो कॉस्ट को मेजर 8 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है और फिर उनके भी सब फर्दर पार्ट्स कर रखे हैं। तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर, नेचर वाइज क्लासिफाई करो कॉस्ट को कि किस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है तो उसमें किस नेचर के एक्सपेंसेस किए जाते हैं। तो जैसे मटेरियल है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो मटेरियल लगता है। लेबरर, वर्कर्स को आप वेजेस पे करते हो तो वेजेस देना पड़ता है, और इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस। तो ये है नेचर वाइज क्लासिफिकेशन कि अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उसमें मटेरियल वाला पार्ट कितना है, कि कितने रुपए का आपने मटेरियल लगाया, कितने रुपए वेजेस के पे किए, और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस क्या थे। तो नेचर वाइज क्लासिफाई कितने पार्ट्स में कर रखा है? 3 पार्ट्स। तो ये तो सिर्फ नाम है। अब देखो उसको और एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर नीचे। अच्छा सॉरी, ये 11 और 11 तक है। प्लानिंग, एसोसिएशन विद प्रोडक्ट और मैनेजरियल डिसीजन, ये भी पार्ट दे रखे हैं। अब अगर नेचर वाइज वाला पार्ट पढ़े हम कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको क्लासिफाई बाय नेचर या एलिमेंट या एनालिटिकल क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है, तो हमने कहा मटेरियल, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ पे दे रखा अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। आगे दे रखा है देयर कैन बी फर्दर सब क्लासिफिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट। अब अगर आप इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करना चाहो, सब क्लासिफिकेशन करना चाहो, तो वो भी हो सकता है। जैसे मटेरियल आपके 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो आपका प्रोडक्ट में दिखता है फिनिश प्रोडक्ट में, एक वो जो प्रोडक्ट में नहीं दिखता, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मटेरियल के कि फर्दर क्लासिफाई कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल मटेरियल इनटू रॉ मटेरियल कंपोनेंट, कि जो रॉ मटेरियल है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट है उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो वाला, या स्पेयर पार्ट्स का मटेरियल, या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स का मटेरियल, या फिर पैकिंग मटेरियल। तो मटेरियल भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो जो प्रोडक्ट में लग रहा है वो रॉ मटेरियल कंपोनेंट है। जो मटेरियल आपके पास स्पेयर पार्ट्स वगैरह पड़े, कोई प्रोडक्ट बनाते हुए उनके पार्ट्स, या फिर कोई आपका कोई मशीनरी है उनके स्पेयर पार्ट्स, वो भी मटेरियल है। कंज्यूमेबल स्टोर्स में ये जैसे ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह, लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं, वो मशीनों को ऑपरेट करने के लिए वो भी एक मटेरियल है। और कोई प्रोडक्ट बनाते हो और उसको सेल करते हो, तो सेल करने के लिए कोई पैकिंग मटेरियल आपने ला रखा है, वो भी मटेरियल है, उसकी कॉस्ट है। तो उन्होंने कहा कि मटेरियल को भी सब क्लासिफाई किया जा सकता है। ऐसे ही लेबर कॉस्ट को भी सब क्लासिफाई कर सकते हो। फिलहाल उन्होंने सिर्फ मटेरियल के बारे में बताया है। लेबर कॉस्ट को अगर सब क्लासिफाई करना है तो ऐसी लेबर जो प्रोडक्शन में आपके काम आ रही है, ऐसी लेबर जो प्रोडक्शन में काम नहीं आ रही, ऐसी लेबर जो फैक्ट्री में है, ऐसी लेबर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिपार्टमेंट में है। इस तरीके से लेबर को भी क्लासिफाई कर सकते हो। ऐसी लेबर जो क्लीनिंग में लगी हुई है, ऐसी लेबर जो प्रोडक्शन में लगी हुई है, ऐसी लेबर जो किसी एसेट की रिपेयर मेंटेनेंस में लगी हुई है, उनको पैसा दे रहे हो। तो अगर नेचर वाइज क्लासिफाई करोगे तो सब क्लासिफिकेशन का 3 पार्ट्स में है: मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। और अगर उनको फर्दर सब क्लासिफाई करना हो तो वो भी पॉसिबल है, जैसे इन्होंने मटेरियल का कर रखा है। आगे दे रखा है दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। तो अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है प्रॉपर, तो इनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन करो। हाउ सच टोटल कॉस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, वो टोटल कॉस्ट बनी कैसे है, उसमें मटेरियल का कॉस्ट कितना है, लेबर का कॉस्ट कितना है, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, वो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप उसको नेचर वाइज पहले कॉस्ट को क्लासिफाई करो और फिर टोटल कॉस्ट निकालो। आगे दे रखा है एंड वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी। और डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन भी तभी पॉसिबल है जब कॉस्ट को आप नेचर वाइज क्लासिफाई करोगे। कि डब्ल्यूआईपी में मैंने आपको बता रखा था कि कुछ पार्ट रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वर्कर की वेजेस का भी हो सकता है, अदर एक्सपेंसेस का भी हो सकता है। तो डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन में भी आपके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको नेचर वाइज क्लासिफाई करते हो। क्या थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या थ्योरी का? ये नेचर वाइज क्लासिफिकेशन समझ में आया क्या?
यस सर। ओके, मैं अपनी तरफ से जितना इसको समराइज करके दे सका मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो दो दो तीन तीन लाइनें जो सफिशिएंट होंगी किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम वहां से ही पढ़ सकते हो। और अगर डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, यहाँ से भी ऐसा है, बहुत ज्यादा तो मटेरियल नहीं दे रखा। फंक्शन वाइज अगर क्लासिफाई कर रखा हो, फंक्शन वाइज, तो दो पार्ट में फंक्शन वाइज कॉस्ट जो है वो क्लासिफाइड है। एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो फैक्ट्री कॉस्ट तक का पैसा खर्च होता है वो, एक कमर्शियल कॉस्ट जो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद पैसा खर्च होता है वो। तो कॉस्ट शीट में फैक्ट्री कॉस्ट तक का जो पैसा खर्च है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है, और उसके बाद जो पैसा खर्च होता है वो कमर्शियल कॉस्ट, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन costs are divided in the light of different aspect of basic managerial activities involved in the operation of business undertaking. It leads to grouping of cost according to the broad division और functions of a business. तो हमारे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे जो फंक्शंस है वो क्या है, प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपने ओवरहेड्स को पढ़ा था। तो यहाँ पर कॉस्ट को भी वही इसी तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट तक का है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो उसको तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट तक के एक्सपेंसेस को। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उनका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेशन नहीं है, तो उसे हम कमर्शियल कॉस्ट कहेंगे। तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और कमर्शियल कॉस्ट। कमर्शियल कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद थर्ड दे रखा है बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट। ट्रेस करना है कि जो पैसा आपने खर्च किया है, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, उनको ट्रेस करना। मैंने आपको बताया था एक चीज जब डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ाया था, तो वो एक्सपेंस जो है जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट में आपको दिखता है, पर इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं दिखता। डायरेक्ट मटेरियल कैसे दिखता है, जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने के काम आ रहा है वो रॉ मटेरियल से ही फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, तो वो फिनिश प्रोडक्ट में दिखेगा। एक प्लास्टिक चेयर में जो रॉ मटेरियल फॉर्म में प्लास्टिक आया होगा वो अब चेयर में दिख रहा है, तो डायरेक्ट कॉस्ट। या फिर ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको अगर रिलेट करना चाहो तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन प्रोडक्शन से, ऐसे सारे एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन प्रोडक्शन से है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट कॉस्ट। और वो सारे एक्सपेंस जिनका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है उनको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हो। तो अगर मैं आपको कहूं कि फैक्ट्री का रेंट आप डायरेक्ट में क्लासिफाई करोगे या इनडायरेक्ट में क्लासिफाई करोगे? इनडायरेक्ट में। सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। फैक्ट्री रेंट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होंगे जिनका प्योर रिलेशन प्रोडक्शन से होगा। जितना यूनिट प्रोडक्शन का बढ़ाते जाओगे एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे, और अगर प्रोडक्शन कम करोगे तो एक्सपेंस कम होंगे। जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, अगर आपको मान लो एक चेयर बनानी है और एक चेयर में 2 किलो प्लास्टिक लगता है, 2 kg प्लास्टिक लगता है एक चेयर में, और 2 kg प्लास्टिक का प्राइस है 10 रुपीज, तो एक चेयर सपोज बनाने के लिए 10 रुपए का प्लास्टिक लग रहा है 2 kg। 100 चेयर बनाने में कितना किलो प्लास्टिक लगेगा? 1000। सर 1000। 1000। एक चेयर बनाने में 2 kg था, 2 टाइम्स 200 kg। हाँ, 200 kg। 100 चेयर्स अगर प्रोड्यूस करना है तो 200 kg प्लास्टिक लगेगा, और उसके लिए पैसा खर्च होगा 200 इंटू 10, 2000 रुपीज पैसा खर्च होगा। तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है आपका प्रोपोर्शनेटली खर्च हो रहा है या नहीं? प्रोपोर्शनेटली खर्च हो रहा है ना। तो प्रोपोर्शनेटली जो पैसा खर्च होता है वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली प्रोडक्शन के प्रोपोर्शनेटली खर्च नहीं होते उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आ रही है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से, जिनका रिलेशन किससे होता है? खर्च होता है।
Production से प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, उनका रिलेशन होता है और प्रोपोर्शनेटली खर्च होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है। अब आगे दे रखा है, इसके बारे में मैं इसमें से नहीं पढ़ा रहा, डिफिकल्ट है इनकी लैंग्वेज, अब मैं इसको समराइज करके आपको प्रोवाइड करूंगा, वो पढ़ना। आगे दे रखा है नेक्स्ट, बाय चेंजेस इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, बाय चेंजेस इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। तो यहां पर उन्होंने, हेलो, बाय चेंजेस इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट, वो यूनिट्स, यूनिट वाइज एक्सपेंसेस। तो फिक्स कॉस्ट का यूनिट से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे आपने फैक्ट्री रेंट एक एग्जांपल लिया था ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो फैक्ट्री रेंट जो है, मुझे ये बताओ, अगर मान लो आपकी फैक्ट्री और फैक्ट्री में आपका रेंट है सपोज 10,000 पर मंथ, तो जिसको भी आप रेंट पे कर रहे हो वो आपको बोलेगा कि सर आपने 10,000 रुपए दिए ना, तो आप इतना पर्टिकुलर इतना यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते या इससे कम मत करना। ऐसी कोई लिमिटेशंस आएंगी क्या? No, सर sir. नहीं। No, sir. कॉस्ट जो है उनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। तो अभी यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ना, बाय चेंजेस इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है तो, या फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होता जाएगा, तो उसके बेसिस पे जो पैसा खर्च होता है उनको हम ये चेंजेस इन एक्टिविटी और वॉल्यूम के बेसिस पे एक्सपेंसेस को कहते हैं, कॉस्ट को कहते हैं। तो वो 3 टाइप की होती है। इसको है ना और अच्छा है कि बाय चेंजेस इन एक्टिविटी और वॉल्यूम की जगह वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी मतलब कि जो वेरी करती है, ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो वेरी करती है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट। जो नहीं करती वो फिक्स कॉस्ट। जो पार्टली वेरी करती है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो, इसको इस तरीके से समझो, देखो क्या कहा हमने, वॉल्यूम के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइडेड है कॉस्ट? पार्ट में 3 पार्ट्स। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, Variable cost. वेरिएबल कॉस्ट और Semi variable cost. करेक्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका अगर तुम्हें एक एग्जांपल लेके समझना है, देखो जैसे मान लो कि आपका ऑफिस है, उस ऑफिस में, उस ऑफिस को आपने, ऑफिस की बिल्डिंग को आपने रेंट पे ले रखा है, ऑफिस बिल्डिंग रेंटेड है। तो ऑफिस बिल्डिंग का जो रेंट आपने पे किया, उसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना है क्या, मुझे ये बताओ। नो सर। नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग का जो रेंट आप पे कर रहे हो, जो भी आपका ऑफिस है जहाँ पे भी क्लर्कियल वर्क होता है, उसका रेंट सपोज 10,000 पर मंथ डिसाइडेड है। तो इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप Yes, उसको sir. कौन सा एक्सपेंसेस कहोगे, कौन सी कॉस्ट कहोगे? सर Fixed cost. करेक्ट, इसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि मान लो कि जो आपकी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल अगर मैं आपको कहूं कि 1,00,000 यूनिट बनानी है या 1 यूनिट बनानी है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल लग रहा है 2 kg। 100 यूनिट बनाने के लिए लग रहा है 200 kg। 1,000 यूनिट बनाने के लिए लग रहा है 2,000 kg। तो जितना ज्यादा मटेरियल परचेज करोगे उतना ज्यादा मटेरियल की कॉस्ट आएगी या नहीं? आएगी Yes, सर। sir. यस सर। बिल्कुल आएगी। तो क्या ये वेरी हो रही है या नहीं, चेंज हो रही है या नहीं प्रोडक्शन के साथ? हो रही है चेंज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट, तो इसको मैं क्या कहूँ, ये कौन सी कॉस्ट है? Variable cost. वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि उसका रिलेशन प्रोडक्शन के साथ है, प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रही है। पर अगर मैं मान लो कि आपको कहूं सपोज जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं,
उन लेबरर्स को आप वेजेस पे कर रहे हो। अगर 1 यूनिट कोई लेबरर बनाता है तो वो आपसे 2 रुपए लेता है, 100 यूनिट बनाएगा तो 200 रुपए लेगा, 1000 यूनिट बनाएगा तो 2000 रुपए लेगा। तो ये जो लेबर की कॉस्ट है, वर्कर की कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल या फिक्स या सेमी वेरिएबल? सेमी वेरिएबल। भाई आपने वर्कर्स ने आपके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तो आपसे लूंगा 2 रुपए, 100 यूनिट बनाऊंगा तो 200 रुपए, मतलब पर यूनिट आपसे पैसा चार्ज हो रहा है या नहीं वर्कर्स के थ्रू? यस सर। वर्कर्स आपसे ले रहे हैं या नहीं, बोलो। तो Yes, अगर sir. लेबरर्स को आप Yes, पेमेंट पर यूनिट दे रहे हो तो इसका मतलब प्रोडक्शन पे बेस्ड है ना वो पेमेंट, कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा आपको वेजेस देना पड़ेगा, है या नहीं? Yes, sir. तो जब कोई प्रोडक्शन पे बेस्ड हो तो उसको आप क्या नाम दोगे? Variable cost. करेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो फैक्ट अगर लेबरर्स को वेजेस दे रहे हो ये भी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल का अगर कोई एग्जांपल समझना है तो उसके लिए ऐसे समझो कि जिसके अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों एलिमेंट होते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, मतलब एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के बेस पे भी चेंज हो रहा होगा, और कुछ फिक्स्ड एलिमेंट भी होगा जिसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ऐसी कौन से एक्सपेंसेस है जो सेमी वेरिएबल नेचर के होते हैं? सबसे अच्छा एग्जांपल अगर तुम्हें समझना है, जैसे मान लो कि फैक्ट्री के अंदर यूज होने वाला पावर जो प्रोडक्शन में काम आता है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रखा है तो आजकल तुम लोग देखते होंगे घर का भी अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी का आता है तो वहां पे फिक्स चार्जेस होते हैं या नहीं? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक भी यूनिट यूज ना करो तो क्या बिल जीरो आएगा या एक मिनिमम अमाउंट तो आएगा ही आएगा? एक मिनिमम अमाउंट आता है। मिनिमम अमाउंट आता है सर। तो जो मिनिमम अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो मिनिमम अमाउंट आता है वो तो आना ही है, उसका प्रोडक्शन से या उसके यूजेज से कोई लेना देना नहीं है, तो वो है फिक्स कॉस्ट। फिर उसके बाद जितनी यूनिट प्रोड्यूस करोगे, मतलब जितनी यूनिट आप यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी की, पर यूनिट चार्जेस होते हैं, रेट होता है, उस रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो कि मेरा फिक्स चार्जेस था, कोई कमर्शियल मैंने कनेक्शन ले रखा है इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ फिक्स चार्जेस थे कि उसे यूज करें या ना करें, 2000 रुपए का बिल तो आएगा ही आएगा, सपोज फिक्स चार्जेस, तो ये 2000 फिक्स्ड है। अब अगर मैंने 1 रुपया 1 यूनिट भी लाइट की यूज नहीं की किसी महीने में तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट था सपोज 1 यूनिट यूज करने पर 10 रुपए, और अगर एक भी यूनिट यूज नहीं किया आपने तो 10 रुपए भी नहीं लगेंगे, तो 2000 प्लस 0 वेरिएबल कॉस्ट 2000 आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट आपका 2000 है, वेरिएबल 0 है। अब आप ऐसे मत बोलना कि सर ये तो फिक्स हो गया ना, कोइंसिडेंटली वेरिएबल कॉस्ट इसमें नहीं है, इसलिए इसको हमने कहा कि सेमी वेरिएबल का पूरा पार्ट फिक्स था। तो सेमी वेरिएबल के भी तो 2 पार्ट है ना, फिक्स और वेरिएबल। अब अगर मैं कहूं कि मैंने 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिया और 1 यूनिट का चार्ज 10 रुपए मुझे देना पड़ रहा है, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज किया और 1 यूनिट का चार्ज मुझे 10 रुपए देना पड़ रहा है, तो कोई बच्चा बता सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 1000। वेरिएबल कॉस्ट 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई ₹10 पर यूनिट, 100 यूनिट मल्टीप्लाई 10 पर यूनिट, तो ये तो है वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे ये बताओ कि फिक्स कॉस्ट तो आएगा ही है, आएगा ही ना, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, वो तो आना ही है, तो वो कितना था? Yes, sir. 2000. 2000. टोटल कितना खर्च हो गया? 3000. 3000. 3000। तो ये 3000 सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों पार्ट है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा है क्या? वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। Yes, sir. Yes, sir. sir. नहीं लगा? लग गया सर। नहीं किसी का आवाज आई, बोलो भाई अगर नहीं समझ में आया तो। अब यहाँ पर इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट, कौन से वाले? आपने बताया है। फिक्स कॉस्ट, Yes, sir. फिक्स कॉस्ट बेटा कि जिसका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं होता। अगर आप कोई भी आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री वगैरह है,
तो वहां पर कोई ऐसा पैसा खर्च हो रहा है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लो कि आपकी एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उस कंपनी में ऑफिस में कोई स्टाफ है जो क्लरिकल वर्क करता है, कंप्यूटर वर्क करता है, या कोई अकाउंटेंट है जिसको आपने सैलरी पर रख रखा है। मंथली सैलरी है उनकी सपोज 40,000, मंथली सैलरी 40,000 है उस अकाउंटेंट की, जो आपके लिए क्लरिकल वर्क करता है, अकाउंटिंग करता है, जो भी काम करते हो आप वो सब रिकॉर्ड करता है। मुझे ये बताओ कि अगर किसी महीने में लॉकडाउन की वजह से आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या उसको, जो आपके पास अकाउंटेंट था, उसको आप सैलरी नहीं दोगे क्या? सर देंगे सर। देंगे। उसका काम उससे उसका कोई रिलेशन है क्या प्रोडक्शन से, जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, क्लरिकल वर्क कर रहा है? नहीं है। नो सर। तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस जिनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, उनको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं, कि हमें वो पैसा तो खर्च करना ही है, इसका हमें प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। या उसी ऑफिस का, जिस ऑफिस में वो बैठ के काम कर रहा है, जो रेंट पे कर रहे हो, तो क्या वो रेंट प्रोडक्शन की वजह से कम या ज्यादा हो जाएगा क्या? किसी साल प्रोडक्शन नहीं किया है, किसी महीने में प्रोडक्शन नहीं किया, तो चलो इस महीने में रेंट देते ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? रेंट तो No, आपको sir. देना ही पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो टाइम के बेस पर चेंज होते हैं, उनको हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहते हैं। मंथली बेसिस, टाइम बेसिस, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये आपको पैसा देना ही है। इंश्योरेंस प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपको पे करना ही है। रेंट ये आपको पे करना ही है। तो इन्हें हम फिक्स एक्सपेंसेस कहते हैं, जो टाइम के बेसिस पे चेंज होते हैं। और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है, वेरिएबल कॉस्ट जो है, वो प्रोडक्शन पे बेस्ड होती है, कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, जितना कम प्रोडक्शन उतना कम वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कंटेंट होते हैं। समझ में आई क्या? दोनों एलिमेंट होते हैं। सॉरी, अब Yes, sir. उन्होंने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का भी क्लासिफिकेशन दे रखा है। जैसे फिक्स कॉस्ट कमिटेड वाली, पॉलिसी या मैनेज कॉस्ट, या फिर डिस्क्रिशनरी, या फिर स्टेप कॉस्ट। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसके बारे में। जैसे उन्होंने दे रखा है कमिटेड कॉस्ट, कि ये फिक्स जो है, ये कमिटेड है, ये तो आपको देनी देनी है। दिस कॉस्ट आर द रिजल्ट ऑफ इनएविटेबल consequences of commitments। तो जो भी आपने कमिटमेंट्स कर रखे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रखे हैं, उनके परिणाम स्वरूप, उनके रिजल्ट में जो पैसा आपका खर्च हो रहा है, प्रीवियसली मेड आर इनकर्ड टू मेंटेन सर्टेन फैसिलिटीज, जो भी आपने फैसिलिटीज ले रखी हैं उनको मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च करते हो, एंड कैन नॉट बी क्विकली एलिमिनेटेड, और उनको जल्दी से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। द मैनेजमेंट हैज लिटिल और नो डिस्क्रिशन इन सच टाइप ऑफ कॉस्ट। जैसे रेंट, ये कमिटेड कॉस्ट है, ये आपको देना ही है, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो फिक्स कॉस्ट के मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए, उसको भी इन्होंने 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके फिर क्लासिफाई किया है। इंश्योरेंस, जैसे आपने भाई फैसिलिटी क्या है, रेंट आपको क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि आपने कोई प्रेमाइसेस रेंट पे ले रखी है, अब उसको आप यूज कर रहे हो, ये फैसिलिटी है आपके लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों पे करना पड़ रहा है? क्योंकि आपका जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपने किसी वर्कर का इंश्योरेंस करा रखा है, किसी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है तो। या फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये भी आपकी एक फिक्स कॉस्ट है। मतलब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एक एक्सपेंस है, कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन पर फिक्स बेसिस पे आपका हर साल वो डेप्रिशिएट होता रहेगा, उसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बिल्डिंग की एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जो भी एक्सपेंसेस टाइम बेस्ड होते हैं, उनको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और फिक्स कॉस्ट में भी ये कमिटेड कॉस्ट, मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका आप कोई फ्यूचर में बेनिफिट लेने वाले हो, या कोई कमिटमेंट्स हैं, उनके परिणाम स्वरूप पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वो ये फिक्स कॉस्ट है, कमिटेड कॉस्ट। अब उसके बाद दे रखा है पॉलिसी और मैनेज कॉस्ट। इसमें क्या दे रखा है? पॉलिसी कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग सम मैनेजमेंट पॉलिसीज एज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, या फिर हाउसिंग एक्सेट्रा, एंड आर ऑफन डिस्क्रिशनरी। मैनेज कॉस्ट आर इनकर्ड टू एंश्योर
ऑपरेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी दैट इज स्टाफ सर्विसेज, कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉपरली ऑपरेट हो सके, तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हो और वो भी फिक्स बेसिस पे खर्च कर रहे हो, उसको हम पॉलिसी या मैनेज कॉस्ट कह सकते हैं। तो आपने किसी स्टाफ को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है जो जिसका, जैसे मान लो कोई एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है जिसके ऊपर आपने कोई पैसा खर्च किया, या फिर कोई कन्वेंस आपने स्टाफ के लिए परचेज कर लिया, व्हीकल्स वगैरह परचेज कर लिए उसको टू एंड फ्रो के लिए, उनके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर लाने ले जाने के लिए, तो इसको हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉलिसी और मैनेज कॉस्ट। फिर उसके बाद दे रखा है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। इसमें क्या दे रखा है, देखो, दिस कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशन बट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट, जिसका बिजनेस रिलेशन से कुछ वो नहीं है, पर मैनेजमेंट इसको कंट्रोल कर सकता है। दिस कॉस्ट arise from some policy decisions, this cost arise from some policy decision, new researches, कोई नई रिसर्च कर रहे हो उस पर कोई पैसा खर्च करा है, जैसे कोई नई रिसर्च करने के लिए आपको प्लांट परचेज करना है, प्लांट एक्वायर किया आपने, बिल्डिंग एक्वायर किया आपने, लैंड एक्वायर किया आपने, और वहां पर साइंटिस्ट अपॉइंट किए, उनका फिक्स बेसिस पे सैलरी दे रहे हो, तो डिस्क्रिशनरी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, मैनेजमेंट इसको कंट्रोल कर सकता है। बिजनेस ऑपरेशन से रिलेशन नहीं है इसका, आपके बिजनेस ऑपरेशन जो है वो नहीं रुकेंगे अगर आप डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जो है वो नहीं करें। तो डिस्क्रिशन, प्रॉपर डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट होता है कि ये पैसा खर्च करें या नहीं करें। आपको अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाना है, उसकी रिसर्च करनी है, तो उस रिसर्च के लिए आपने कोई लेबोरेटरी बना ली, तो नहीं भी बनाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट चल रहा है वो चलता रहेगा, उसका बिजनेस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट मतलब हो भी सकती है और नहीं भी, ये मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, जिसका बिजनेस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं होता। मैं अभी रफली आपको बता रहा हूँ, एक एक लाइन, दो दो लाइन इसके बारे में, जितना समराइज हो सका मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद दे रखा है स्टेप कॉस्ट। सच कॉस्ट आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड देन इंक्रीज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट एट अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें क्या होता है पता है, जैसे मान लो मैं अगर आपको कहूँ, देखो समझना स्टेप कॉस्ट क्या है। जैसे मान लो कि आपका जैसे रेंट है, तो आप रेंट मंथली बेसिस पे देते हो ना, Yes, sir. है ना। तो इसको अगर ऐसे करें कि रेंट में कोई कंडीशंस थी, कंडीशन क्या थी कि अगर आप 10,000 यूनिट्स तक पर मंथ, 10,000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करते हो, भाई जिस भी प्रोमाइसेस में प्रोडक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते हो उतना ज्यादा हो सकता है उस प्रोमाइसेस को कोई डैमेज हो रहा हो या फिर उसका ज्यादा यूज हो रहा है, तो रेंट अब हमारा कंडीशनल रेंट है, स्टेप वाइज रेंट है, कि अगर 10,000 यूनिट्स तक प्रोड्यूस करते हो पर मंथ, तब हम आपसे रेंट लेंगे 15,000 रुपीज, 15,000 पर मंथ, ये चार्ज, ये डिसाइड हुआ। पर अगर आपने 10,000 यूनिट से बढ़ा दिया, सपोज आप अप टू 10,000 टू 10,000 यूनिट्स टू 15,000 यूनिट्स के बीच में प्रोडक्शन करते हो, मतलब 10,000 से ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हो पर मंथ सपोज, तो हमें कहा गया कि हम आपका रेंट जो है हर एक 5,000 यूनिट्स प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर रेंट का अमाउंट भी इंक्रीज करेंगे। तो 15,000 पर मंथ तो डिसाइडेड था। अब उसमें एडिशन ये हुआ कि हर एक 10,000 के ऊपर 5,000 यूनिट्स के बीच में जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो हमें 1,000 एक्स्ट्रा देना है, सपोज ₹1,000। इसको बोलते हैं स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट मतलब ये फिक्स बेसिस के एक्सपेंडिचर है। जैसे हमने कहा कि 10,000 यूनिट तक प्रोडक्शन करेंगे तो हमें रेंट 15,000 पर मंथ देना है, पर अगर किसी ने हमसे एग्रीमेंट कर रखा है कि सर 10,000 से 15,000 के बीच में अगर प्रोडक्शन करोगे, मतलब 10,000 के बाद
हर एक 5000 यूनिट पर, फॉर एवरी 5000 यूनिट्स आफ्टर 10,000 units of production, after 10,000 units of production, for every 5,000 units, an additional cost will be incurred rupees 1,000. तो ये जो आपकी फिक्स कॉस्ट थी रेंट, वो आपकी स्टेप वाइज इंक्रीज हो रही है कि प्रोडक्शन 10,000 यूनिट तक का प्रोडक्शन करेंगे तो 15,000 देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद हर 5,000 यूनिट का एडिशनल प्रोडक्शन करने पर आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। फॉर एवरी 5,000 यूनिट्स additional units produced, for every 5,000 additional units produced, an additional cost will be incurred rupees 1,000. अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको रेंट कितना पे करना पड़ेगा? 16,000. 16,000, 16,000। अगर 13,500 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तब आपको रेंट कितना पे करना पड़ेगा? 16,000. 16,000। अब अगर मैं कहूँ 16,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, 16,000 यूनिट बना के बेच रहे हो, तो आपको रेंट कितना देना पड़ेगा? 17,000. करेक्ट। अब आपकी स्टेप कॉस्ट 5,000, 10,000 के बाद 5,000, जैसे 10,000 के बाद 15 तक जाओगे तो एक बार 5,000 से इंक्रीज हुआ तो 1,000 खर्च हुए। उसके बाद जो नेक्स्ट 5,000 थे उसमें से सिर्फ 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी 1,000 रुपए खर्च हुए, तो अब आपको रेंट देना पड़ेगा 17,000। तो ये कोई प्रॉपर एक एग्जांपल नहीं है, पर स्टेप कॉस्ट समझाने का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपका कोई कॉस्ट स्टेप बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है और है तो फिक्स बेसिस का जिसका प्रोडक्शन से प्योर रिलेशन नहीं है, स्टेप बेसिस पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें उसे फिक्स कॉस्ट का स्टेप कॉस्ट कहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाते हो फिक्स कॉस्ट का स्टेप कॉस्ट? हेलो, देखो ये रहा सच Yes, कॉस्ट sir. कांस्टेंट। सुनना, इस एग्जाम इस लाइन में सेट करना उसको। सच कॉस्ट आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। इस लाइन का क्या मतलब है? मेरे एग्जांपल के हिसाब से कितना अमाउंट फिक्स था और कितने आउटपुट पर? Sir, 15,000 fixed था sir. 16,000 rupees 15,000. up to what level of output? 10,000. Correct. 10,000. Correct. And then increase by a fixed amount. ये fixed amount कितना है हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग? 1,000. 1,000. At a higher level of output, तो कितना higher level of output? Sir, 10 to 5,000. 15,000. 5,000। 5,000. करेक्ट। 5,000 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, अप टू 5,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी, उस पे जितना एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है उसको हम लोग स्टेप कॉस्ट कहेंगे। है ये भी फिक्स कॉस्ट, प्योर प्रोडक्शन से इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1,000 देखो यहाँ पर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, 15,000 खर्च हो रहा था। 12,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 16,000 खर्च हो रहा है, मतलब 2,000 यूनिट पे 1,000 एक्स्ट्रा। फिर वापस 3,500 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर भी 1,000 रुपए खर्च हो रहा है। तो प्योर प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है इसका, स्टेप वाइज ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो ये फिक्स कॉस्ट का स्टेप कॉस्ट इसको कह सकते हैं। अभी ये जो भी पॉइंट दे रखे हैं इसके बारे में मैं अपनी तरफ से इसको एक तो समराइज करूंगा और एक एग्जांपल जो भी बेस्ट मुझे लगेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, रिटर्न में होगा आपके पास। लास्ट टर्म, सॉरी सेकंड लास्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है, वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ। तो रॉ मटेरियल के ऊपर जो पैसा खर्च करते हो वो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट, वेरिएबल। और अगर मैं कहूँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अब देखो सेमी वेरिएबल का इन्होंने क्या एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं सेमी वेरिएबल के,
डेप्रिसिएशन, अदर एग्जांपल ऑफ सच कॉस्ट आर डेप्रिसिएशन। भी पहले क्या एग्जांपल दे रखे, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस, लैंडलाइन कनेक्शन जो होते थे पोस्टपेड कनेक्शन, उसमें फिक्स्ड अमाउंट होता है या नहीं कनेक्शन का? लैंडलाइन कनेक्शन जो होते हैं, पोस्टपेड कनेक्शन जो होते हैं, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो आप लेते हो, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होता है मंथली बेसिस पे, वो तो आपको पे करना ही है। अगर आपने उससे ज्यादा उसमें जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है उससे ज्यादा अगर आपने उसको यूज कर लिया तो फिर आपका पर यूनिट चार्जेस लगता है। तो टेलीफोन एक्सपेंस भी एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। या फिर और तो एग्जांपल उन्होंने क्या लिए, टेलीफोन एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल, अदर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग को कैसे ले सकते हो सेमी वेरिएबल में? इसका रिलेशन अभी नहीं समझ में आ रहा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का रिलेशन उससे कैसे कर सकते हो? प्लांट का फिर भी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, कि जैसे रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्लांट में आपको पता है कि अगर प्लांट को आप यूज ना भी करो तो आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कुछ मिनिमम अमाउंट तो खर्च करना पड़ेगा, ये फिक्स है, 1 साल का इतना पैसा रिपेयर मेंटेनेंस पे खर्च करना पड़ेगा। पर अगर प्लांट को आपने यूज किया प्रोडक्शन करने के लिए, तो जितना ज्यादा यूज करोगे प्रोडक्शन करने के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस का पैसा उतना ज्यादा खर्च होगा। तो ये सेमी वेरिएबल का एक एग्जांपल। तो बस बच्चों, थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी के लिए 1 घंटा नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि तुम लोग रिकॉल भी कर सको। तो इतना अपनी तरफ से पढ़ना, इतना मैं कोशिश करूंगा आपको कन्वर्ट कर दूं समराइज करके। तो रीजॉइन मत करना आज की क्लास, ठीक है बच्चों? Yes, sir. चलो Yes, sir. ओके, कल सेम टाइम 10:30 मिलेंगे, बाय। Okay. ओके, Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम।